नावल वहशत ज़दा मोहब्बत की ये लास्ट एपिसोड है और होपफुली आप लोगों ने थ्रू आउट जर्नी को पसंद किया होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी कोई अच्छा सा नावल स्टार्ट करूँ ताकि आप लोग इन्जॉय करो। और ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन को मैं मैनेज नहीं कर पा रही, इसीलिए कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे कुछ काम करना है स्टार्ट, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वो कर लूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही आप लोगों को, बट आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत तो दे रही हूँ ना, तो इसी चीज़ को बस आप लोग थोड़ा बहुत मान लीजिएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी इस लास्ट एपिसोड को बगैर किसी देर के। अगले दिन खान ऑफिस में बैठा था कि कॉल आई। रिसीव करने पर पता चला वो एसपी था। हाँ एसपी बोल, खान ने कहा। खान साहब ये पाशा को क्या हुआ है? एसपी ने कहा तो खान को हैरानी हुई। क्या हुआ उसको? खान ने पूछा। जनाब वो कह रहा है कि उसने जान लिया 2 लोगों की गिरफ्तारी देने आया है। एसपी ने कहा तो खान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या? जी खान साहब वो तो शुक्र है मैं यहाँ मौजूद था तो संभाल लिया, वरना आप तो जानते ही हैं पुलिस स्टेशन आकर एतराफ़ जुर्म करना कैसा होता है। एसपी ने कहा। कहाँ है वो? खान ने कहा यहाँ ही है अभी तो। एसपी ने जवाब दिया। ठीक है मैं आ रहा हूँ। खान ने फ़ोन रखा और बाहर निकल गया। पाशा जाके गाड़ी में बैठो। खान ने वहाँ जाने के बाद पाशा से कहा। पाशा उठकर चला गया। खान साहब शुक्र करे मैं मौजूद था मौके पर, अगर फराज बट्टू होता तो मुसीबत खड़ी हो जाती। एसपी बोला। वो मेरे घर आके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और पता नहीं क्या कुछ कह जाता है मेरे खिलाफ और मुझे पता तक नहीं। खान ने एसपी को घूरते हुए कहा। किसकी बात कर रहे हैं खान साहब? वो लड़की मलाइका के मर्डर की। खान ने कहा। ये क्या कह रहे हैं खान साहब? वो तो हमने खुदकुशी डिक्लेयर कर दी थी, आप क्लियर थे। एसपी ने कहा। मैं क्लियर था? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैंने किया था? खान गुस्से से बोला। जनाब आपके बंदों के नाम आ रहे थे, मैंने बट्टू को बड़ी मुश्किल से रोका। एसपी ने जवाब दिया। वो बंदे मेरे थे जो गद्दारी कर गए, पाशा ने उनको ही मारा है, वरना खान इतना क्या गुजरा नहीं है कि किसी लड़की के साथ ऐसा करे। मुझे तो इल्म भी नहीं था इसका, बता तो देते। खान की आवाज़ में तलखी थी। ओह मैं समझा शायद कोई मामला हो गया हो, और रही बात बताने की तो मैं खुद चलकर आपके घर आया था आपको बताने। केस तो बंद कर दिया था, एसपी ने बताया। खान को याद आया जब एसपी आया था लेकिन खान ने वजह नहीं पूछी थी। अगर बंद कर दिया था तो ये सब खुल कैसे गया? खान एसपी को घूर रहा था। ये जो बट्टू है ना, ये ज़ाती तौर पर आपके ख़िलाफ़ है। मैंने महसूस किया है केस खुला तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो ज़ाती तौर पर ये सब कर रहा है। खान ने गहरी सांस ली। आप फिक्र ना करें खान साहब, आपका नाम नहीं है। अगर केस ओपन भी हुआ तो आप तो जानते हैं आपके ख़िलाफ़ कौन एक्शन ले सकता है। वो ठहरा एक मामूली SHO। मैं हूँ ना, आप बेफिक्र रहिए। एसपी ने अपना नंबर बनाया। देख लूँगा उसे भी। खान ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। कोई हमारे लायक खिदमत हो तो याद कीजिएगा, एसपी ने कहा। खान ने हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। खान गाड़ी में बैठा तो पाशा पहले ही बैठा हुआ था। गाड़ी चल पड़ी। ये क्या पागलपन था पाशा? खान बोला। सर एक और बार आपका नाम आना था, आपको बचा रहा था, पाशा ने जवाब दिया। पहले कितनी बार नाम आया मेरा? खान ने कहा। पाशा ने नज़रें झुका ली। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है? क्या ऐसे मेरा नाम नहीं आना था? लोग तुम्हें क्यों जानते हैं? खान की वजह से। तुमने जो कुछ किया इसका यही मतलब कि खान ने किया? खान खफा हो रहा था पाशा पे। तुम्हें पता भी है उन लोगों के राज है मेरे पास, ये कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। पाशा चुप बैठा था। क्या हो गया है तुम्हें पाशा, यूँ अचानक? जाना चाहते हो? खान ने इतना कहा तो पाशा ने एकदम नज़रें उठाई। आपके अलावा मेरा है ही कौन सर? न जाने क्यों मैं डर गया था सर, पाशा ने कहा। पाशा है तो खान है, पाशा नहीं तो खान भी नहीं। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना। तुझे पता है ना, सिर्फ एक तू ही है जिस पर मैं यकीन कर सकता हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि मुझे दुख पहुँचे? खान ने पाशा की तरफ देखते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दे सर, पाशा की आवाज़ भर आई। असल में पाशा फराज से डर गया था, वो खान तक पहुँच सकता था। आइंदा ऐसा कुछ मत करना, जब तक खान जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। खान ने उसके कांधे पर हाथ रखकर दबाया। इधर रिदा को एहसास शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने खान को मारने की कोशिश की और बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ बोल दिया था। उसने महसूस किया खान के अंदर एक अच्छा और बाकिरदार इंसान मौजूद है, जिसे कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का एक बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते पिलाते हैं। खान की असल शख्सियत शायद कुछ और है।
बानो कुत्सिया ने यह भी कहा है, हर इंसान अपनी ज़ात में एक शहर बेमिसाल होता है, जिसकी अपनी तारीख़ होती है, जोग्राफिया होता है, सकाफ़त होती है, अपने मौसम होते हैं, इक़दार रवायात और तहज़ीबी तसलसल होता है। लेकिन उसकी शनाख्त का एक हवाला, उसकी इमारतों का तर्ज़ तामीर, सड़कें, बागात, चौक, गलियाँ और चौबारे भी होते हैं, और वो परिंदे भी जिनकी चहचहाहट से शहर की फ़िज़ाओं में नगमगी गूंज उठती है। जी हाँ, हर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे उसकी शख्सियत के खदोखाल का तयन भी होता है, और कैफ़ियत के बदलते रहने से ज़िंदगी का तहर्रुक भी मुजस्सिम होता है। खान ने अपनी ज़ात के ऊपर एक नया शहर बसा रखा था, जो तबाह होता तो शायद असल नीचे से निकलता। कई दिन हो गए थे रिदा की दुनिया इस कमरे तक महदूद थी। हर गुज़रते दिन के साथ एहसास नदामत बढ़ रहा था। एक दिन दरवाज़ा खुला और माँ जी कमरे में आए। उनको देखकर रिदा थोड़ी खुश हो गई। क्यों उसका दिल बोझल था, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। माँ जी ने आकर सलाम किया और हाल चाल पूछा। वो रिदा के करीब ही बैठ गई। आपको आने की इजाज़त मिल गई? रिदा ने पूछा। वो मुस्कुराई। मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं बेटी, इस घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं जो मेरी बात टाल सके, उन्होंने जवाब दिया। कल मैंने खान मियाँ से बात की, उन्होंने सारी बात तफसील से बताई। रात पाशा भी मेरे पास बैठा रहा, माँ जी ने कहा तो रिदा उन्हें गौर से देखने लग गई। क्या अब भी आपको यही लगता है कि खान ने किया ये सब? माँ जी ने रिदा से पूछा। रिदा ने आह भरी। नहीं, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मुझे खान की आंखों में किसी बेबस के लिए इंसाफ नज़र आया है। मैं दिन रात यही सोचती रही, गौर करती रही। आप ठीक कहती थी, खान ने नहीं किया ये, रिदा ने जवाब दिया। बेटा, अपने खान को समझा ही नहीं। कितना अच्छा चल रहा था सब, मैं इतना खुश थी। आप खान की नफ़रत तोड़ रही थी। मैंने खान की आंखों में आपके लिए कुछ महसूस किया था जो नफ़रत नहीं थी। रिदा की आंखें फैली। फिर क्या था? उसने पूछा। चाहत, माँ जी ने कहा। अब कामयाब हो रही थी, लेकिन अफसोस, फिर तबाह हो गया सब। आपने जान लेने की कोशिश की खान की। मुझे इस पर नदामत है, मैं शर्मिंदा हूँ माँ जी, रिदा ने कहा। कोई बात नहीं, चलें, आप मानती हैं यही बहुत है, माँ जी बोली। मुझे भी चाहत सी होने लग गई थी, सच पूछे तो, रिदा बोली, लेकिन अब बरकरार नहीं रख पाई। पहला असूल यकीन ही तो है बेटा, जब तक वो नहीं होगा मोहब्बत भी नहीं होगी, माँ जी ने समझाया। रिदा थोड़ी देर चुप बैठी सोचती रही। अच्छा माँ जी, खान के साथ क्या हुआ था? उस दिन कहानी अधूरी रह गई थी, रिदा ने कहा तो माँ जी ने ठंडी आ भरी। वो लोग जो कुछ रोज़ जवानी में मिलेंगे, हर शाम वो फिर तेरी कहानी में मिलेंगे। ढूंढो ना हमें दुनिया की रंगीन फ़िज़ा में, हम लोग किसी याद पुरानी में मिलेंगे। हालात की तपती हुई दोपहर में बिछड़े, ये तय है किसी शाम सुहानी में मिलेंगे। एक ख्वाब तुला रहता है हिजरत पे हम वक्त, एक रोज़ इसी नकले मकानी में मिलेंगे। दावा नहीं, उम्मीद नहीं रखते, यकीन है हम फिर से उसी कोचाए फ़ानी में मिलेंगे। मिलना है अगर हमसे तो पढ़ लीजिए हमको, हम लोग तेरी आँख के पानी में मिलेंगे। यूँ ही ना टटोलो हमें लफ्ज़ों में हमारे, हम बात नहीं बात के मायने में मिलेंगे। जब तक हमें मतलूब ठिकाने नहीं लगता है सखन, शहर रवानी में मिलेंगे। एक बात यही सोच के सुनता नहीं दिल की, कुछ और नए गम ही निशानी में मिलेंगे। हर मोड़ पे अब्र हमें होता है गुमा, ये इस मोड़ पे हम फिर से कहानी में मिलेंगे। क्या करेंगी जान के कहानी आप? माँ जी ने पूछा। मैं जानना चाहती हूँ असली खान को, रिदा ने जवाब दिया। किसी को जानने के लिए पहले उसको समझना ज़रूरी है। समझ आप तब पी सकते हैं जब उसकी गहराई में उतरेंगे। लेकिन बेटा, आप पे एक बदगुमानी और नफ़रत की चादर चढ़ी हुई है, पहले उसको उतारो, उन्होंने वजाहत की। अब नहीं है, आप प्लीज़ बताइए ऐसा क्या हुआ था, रिदा ने इसरार किया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बताने लगे। जैसे कि आपको बताया था कि खान मियाँ ने कम उम्र में ही बिज़नेस संभाल लिया था। जिम्मेदारी बढ़ी तो खान कहीं उलझनों का शिकार हो गया। वक्त गुजर रहा था, फिर अचानक एक लड़की खान की ज़िंदगी में दाखिल हो गई। माँ जी ये कहकर थोड़ी देर चुप हो गई। रिदा बेताबी से उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। खान के वालिद की कंपनी में ही काम करती थी। उनकी वफ़ात के बाद बिज़नेस का छोटा हिस्सा खान के पास रह गया था। वो पहले खान को थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन उनके ऑफिस संभालने के बाद वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। वो खूबसूरत थी, ज़हीन थी। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और बढ़ती बढ़ती मोहब्बत तक जा पहुँची। खान मियाँ जो पहले ही मोहब्बत के तरसे हुए थे बचपन से, उस लड़की में मोहब्बत तलाश करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए, मोहब्बत के इस फरेबी रिश्ते में बंध गए। दोनों के माबैन अहदो पैमा हुए।
फिर एक दिन खान मियाँ ने मुझसे ज़िक्र किया कि वो शादी करना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। उन दोनों की रजामंदी से शादी की तारीख तय कर दी गई। इसके बाद मैं नहीं जानती उनकी दरमियान क्या हुआ। बस एक दिन जब खान घर वापस आए तो वो मामूल से हट कर थे। वो अपने कमरे में गया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अगले 2 दिन उन्होंने किसी से बात नहीं की, ना खाना खाते थे, ना टाइम से ऑफिस जाते थे। दिन ब दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। आखिर एक दिन मैंने उनसे इसकी वजह पूछी। पहले तो उन्होंने कुछ न बताया, लेकिन मेरे इसरार करने पर बताया कि उस लड़की ने धोखा दिया, खान को अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि उस लड़की ने खान को बुलाया। जब खान मियाँ वहाँ पहुँचे तब वो किसी और से शादी कर रही थी, खावर हयात। माँ जी ने नाम लिया तो रिदा थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि खान ने जिस शख्स का हाथ काटा था वो वही था। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उसने खान को धोखा दिया, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। खावर हयात एक अमीर और बाहसर शख्स था। उसने खान के साथ बदतमीज़ी की। ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। रिदा गौर से उनको देख रही थी। और पता है बेटा, उस लड़की ने खान को क्या कहा? एक लम्हे के बाद वो बोली। क्या माँ जी? रिदा ने पूछा। ये कि तुम्हारी इतनी औकात है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं। तुम्हारे पास है ही क्या? मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, किस लिए आर्जी तौर पर तुमसे मोहब्बत करनी पड़ी। मेरी ज़िंदगी तो खावर हयात है, देखो इसको। ये होती है ताकत, शोहरत। माँ जी की आंखें भीग गई थी। उस दिन खान मियाँ ने मुझसे एक इजाज़त मांगी, ताकतवर बनने की। उनकी आंखों में एक जुनून था। बस वो दिन था जिस दिन शाजी से खान बनने का सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद मैंने उनके किसी काम में दखल नहीं दिया। और आज वही ताकत, वही शोहरत खान के पास है। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। खान मियाँ ऐसे नहीं है बेटा, उन्होंने कांपते हुए होंठों से कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। माँ जी, रिदा ने आवाज़ दी। वो रुक गई। उस लड़की का क्या हुआ? रिदा ने पूछा। पता नहीं, उन्होंने इतना सा जवाब दिया और चली गई। रिदा उनके जाने के बाद काफ़ी देर बाद खान के बारे में सोचती रही। उसे हमदर्दी होने लग गई थी खान से। वो खान से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे कमरे से निकलने पर पाबंदी थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन मुमकिन ना हो सका, क्योंकि खान उससे मिलना नहीं चाहता था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। वक्त गुजर रहा था। हर गुजरते दिन के साथ रिदा के दिल में खान के लिए चाहत बढ़ती जा रही थी, और खान के दिल में जो रिदा के लिए जगह बनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि घर में सब कुछ मामूल से हटकर था। एक अजीब किस्म की खुशी का समा था। मालूम करने पर पता चला कि आज पाशा की सालगिरह का दिन था। हाल ने उसके लिए ख़ास पार्टी का बंदोबस्त किया था, क्योंकि खान पाशा को अपना भाई मानता था। पाशा खान का हर हुक्म मानता था, इसलिए खान ने उसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया था। खान ने ऐलान कर दिया था कि आज घर में जिसको जो चाहिए होगा वो मिलेगा। इसलिए आज सारे नौकर बहुत खुश नज़र आ रहे थे। हाल ही के दिन खान के चेहरे पर कोई गुस्से के आसार नहीं थे। आज खान खुद सबकी फरियादें सुन रहा था। कोई जो चीज़ भी तलब कर रहा था, खान उसे दे रहा था। आज के दिन खान और सब नौकरों ने मिलकर खाना खाया था, सिवाय रिदा के। पाशा, आज की शाम तेरे नाम, खान ने हंसते हुए कहा। थैंक यू सो मच सर। आज आप हर दफ़ा मेरी सालगिरह की ऐसे ही खुशी मनाते हैं। तुझे मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ पाशा। तूने क्या नहीं किया मेरे लिए, ये सब तेरी वफादारी के लिए। मांग, आज क्या चाहिए? कोई ऐसी हसरत जो तेरी पूरी ना हुई हो। खान ने बाजू फैलाते हुए पाशा से कहा। सर, आपने ऐसी कोई हसरत रहने ही नहीं दी कभी। पाशा ने खुश होते हुए जवाब दिया। मैं हर बार तुम्हारी सालगिरह पर तुमसे यही सवाल करता हूँ और तू हर बार मुझे बस यही जवाब देता है। खान मुस्कुराया। अभी यही बातें चल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पाशा ने उठकर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ। सर, पाशा ने खान को मुखातिब करते हुए कहा। खान ने सवालिया नज़रों से पाशा की तरफ देखा। सर, मैम आपसे बात करना चाहती हैं। पाशा बोला। क्यों, क्या बात करनी है उसने? सर, जो भी कुछ मांग रहा है आप उसे दे रहे हैं। मैं भी कुछ चाहती हूँ आपसे, पाशा ने बताया तो खान को थोड़ी सी हैरानी हुई। ऐसा क्या चाहिए इसे? खान ने पाशा की तरफ देखते हुए कहा। सर, ये नहीं बताया उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो आपसे बात करना चाहती है, पाशा ने बताया। खान ने कोई जवाब न दिया और खामोश बैठा रहा। सर, आज आप सबकी सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैम की भी सुन लें, पाशा फिर बोला। ठीक है, भेजो, खान ने कहा। पाशा चला गया। थोड़ी देर बाद रिदा कमरे में दाखिल हुई। वो खान के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन खान उसकी तरफ नहीं देख रहा था। मैं बैठ जाऊँ, रिदा ने खान की तवज्जो पाने के लिए कहा। खान ने कोई जवाब ना दिया और रिदा चुपचाप बैठ गई। हाँ बोलो, क्या बात करना चाहती हो? खान ने बेरुखी से कहा। मैं भी कुछ मांगने आई, रिदा बोली। फिर से जान लेने आई हो क्या? आज तो जान खान सब कुछ दे रहा है, जान भी दे देगा।
खान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, जान नहीं चाहिए, हिसाब चाहिए, रिदा ने जवाब दिया। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मुझे किन गुनाहों की सज़ा दे रहे हैं आप? रिदा बोली। तो क्या चाहती हो? आज़ादी चाहिए, खान ने कहा। नहीं, मुझे माफ़ी चाहिए, मैं गलत थी, मुझे समझने में देर हो गई। कहना क्या चाहती हो? खान ने थोड़ी तल्खी से कहा। मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, थक गई हूँ। इतनी जल्दी वो सारी नफ़रत कहाँ गई तुम्हारी? खान ने कहा। हार गई, आप जीत गए, मैं हार गई, रिदा बोली। तो अब क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए खान से? तलाक चाहिए? खान ने पूछा। रिदा की आंखों में आंसू आ गए। खान किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? रिदा ने पूछा। पता नहीं, खान ने जवाब दिया। दोनों तरफ गहरी खामोशी छा गई। मुझे मोहब्बत हो गई आपसे, कुछ देर बाद कहा। मोहब्बत? हंसी आती है मुझे इस लफ्ज़ पर, खान ने टेक लगाते हुए कहा। सब लड़कियां एक जैसी भी नहीं होती, रिदा ने कहा। खान को हैरत हुई। क्या मतलब? खान ने पूछा। मुझे माजी ने सब कुछ बता दिया है, रिदा ने कहा। तो अब मेरा यहाँ मजाक उड़ाने आई हो, मेरी महरूमियत का, मेरी बेबसी का? खान गुस्से से बोला। मुझे दुख हुआ था सुन के। खान एकदम नॉर्मल हो गया, बिल्कुल जैसे कोई बच्चा। तुम्हें पता है, उसने भी बिल्कुल ऐसे अल्फाज बोले थे जैसे तुमने बोले हैं। उस दिन के बाद मुझे ये मोहब्बत लफ्ज़ से नफ़रत हो गई। उस लड़की के साथ क्या किया? रिदा ने पूछा। उसी के हाथों गोली मरवा दी। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे पास है ही क्या, ना पैसा, ना ताकत, ना शोहरत। तुम्हें पता है, जब मैंने आखिरी बार उसका नाम पुकारा था तो उसके शौहर खावर हयात ने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी औकात याद दिलाई थी, और जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। फिर मैं भी बिल्कुल उसके जैसा बनना, फिर उसे दिखाया कि आज उससे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। और आज देखो, पैसा भी है, शोहरत भी है, ताकत भी है, सब कुछ है मेरे पास। सिर्फ मोहब्बत नहीं है, रिदा उसकी बात काटते हुए बोली। एक मोहब्बत के लिए आप खान बने थे, और अगर मोहब्बत आपको मिल रही हो तो तुम करोगे मुझसे मोहब्बत? खान ने पूछा। जी, उस जैसी नहीं, बल्कि वो सिर्फ आपके लिए होगी, रिदा ने कहा। झूठ, खान बोला। आजमा ले, रिदा यकीन के साथ बोली। सज़ा से थक गई हो, खान ने कहा। रिदा खामोश रही। ठीक है, आज से सब खत्म, कोई पाबंदी नहीं, पूरे घर में जैसे मर्जी रहो, खान ने कहा। बीवी होने का हक भी दे दे, रिदा आंखों में देखते हुए बोली। नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हें आज़ादी है, इस घर में जो मर्जी करो, कोई नहीं रोकेगा, खान ने जवाब दिया। दुनिया की हर सहूलत है यहाँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो कहोगे मिल जाएगी, लेकिन तुम दुनिया के लिए खान की बीवी हो, लेकिन खान के लिए नहीं। खान ने नज़रें फेर ली। आपने कहा था कि सारी सज़ाएं ख़त्म हो गई हैं, तो क्या इससे बड़ी कोई सज़ा है? रिदा दर्द भरी आवाज़ में बोली। तुम्हें कहा है ना, दुनिया के लिए तुम खान की बीवी हो, इस बात का फ़ायदा उठाओ जैसे मर्जी, खान सिगरेट सुलगाते हुए बोला। मुझे खान का नाम दुनिया के लिए नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए, रिदा बोली। मेरी सबसे बड़ी सज़ा तो यही है, आज़ादी चाहिए। तलाक चाहिए क्या? खान सिगरेट का कश लगाते हुए बोला। तलाक नहीं, मोहब्बत चाहिए, आपकी वैसी ही मोहब्बत जैसी खान ने पहले कभी की थी, रिदा ने जवाब दिया। मैं अपना माजी दोहराना नहीं चाहता, मुझे हर चीज़ से वहशत हो जाती है जब वो पल याद आते हैं। मेरी ज़िंदगी से मोहब्बत मिट चुकी है हमेशा के लिए, खान ने कहा। मैं दोबारा आपकी ज़िंदगी मोहब्बत से भर दूंगी, रिदा बोली। मैं वो कोई पल दोबारा महसूस नहीं करना चाहता, मैंने बहुत सी महरूमियाँ देखी हैं, अब बस मेरे अंदर की आग दोबारा भड़क रही है, मैं उस पर और बात नहीं करना चाहता, तुम जा सकती हो। खान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रिदा कुछ देर बैठी, खान को देखती रही और फिर उठकर बाहर चली गई। बाहर पाशा खड़ा था। पाशा, तुमने तो कहा था कि आज सबकी मुरादें पूरी हो रही है, लेकिन मेरी मुराद तो नहीं पूरी हुई, रिदा ने पाशा को कहा। आपकी कौन सी मुराद मैम? पाशा निहायत अदब से बोला। मोहब्बत, रिदा ने जवाब दिया। मैम, यहाँ से सब कुछ मिल जाता है, बस मोहब्बतें नहीं मिलती। मैं कई सालों से सर के साथ हूँ, लेकिन आज तक उनकी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई। उनके साथ माजी में जो कुछ हुआ है वो अभी तक उनके दिल में है, जो किसी भी मोहब्बत को जन्म नहीं लेने देता। मैं मोहब्बत वहाँ जन्म लेती है जहाँ इंसान खुद गुंजाइश पैदा करता है, लेकिन सर के दिल में मोहब्बत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाशा की बात का रिदा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप खड़ी रही। मैंने कहीं पढ़ा था, मोहब्बत या तो आपको निखार देती है या फिर बिगाड़ देती है। मैं भी यहाँ तक यही मुझे आइडिया है सर, इसलिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी और से मोहब्बत करती थी, बिल्कुल उसी लड़की की तरह। पाशा ने ये कहा तो रिदा ने नज़रें उठाई, लेकिन पाशा मज़ीद कुछ कहे बगैर अंदर दाखिल हो गया।
उस रात रिदा यही सोचती रही कि अब वो क्या करे, कैसे खान के दिल में अपनी जगह बनाए। उसे खान से हमदर्दी होने लगी थी। लेकिन अगले दिन सुबह अजीबोगरीब वाक़या रौनमा हुआ। सारे न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर गर्दिश कर रही थी कि खान ने एक मासूम लड़की का रेप करवाने के बाद कत्ल करवा दिया। तमाम चैनल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट के साथ खबर की तस्दीक कर रहे थे। जिन मुल्ज़मान के नाम सामने आए थे वो खान के आदमी थे। ये सारी रिपोर्ट और ख़बर देने वाला कौन था? एक ही नाम जहन में आता था, वो था SHO फराज भट्टू। उसने बड़ी होशियारी से दफ्तर से कुछ दिनों की छुट्टी ली और ख़बर लीक करके गायब हो गया। इस सारे मामले में उसने खान को कसूरवार ठहराया कि ये सब कुछ खान के कहने पर ही हुआ है। इसलिए सारे चैनल वाले चीख पुकार कर खान का नाम ले रहे थे। सुबह सवेरे ही खान को हर तरफ से कॉल्स आना शुरू हो गए। खान ने टीवी लगाया तो ये देखकर हैरान रह गया। उसने गुस्से से अपना मोबाइल टीवी पर दे मारा। वो जल्दी जल्दी उठा और बगैर तैयारी किए बाहर निकल गया। उसने पाशा को आवाज़ दी, लेकिन पाशा पहले ही जा चुका था। खान गुस्से से लाल पीला हुआ पड़ा था। वो अपने दफ्तर गया और वहाँ से उसने SP को फ़ोन किया। क्या बकवास है ये सब? खान गुस्से से धारा। कसम से खान साहब, मैं नहीं जानता कौन करवा रहा है ये सब। SP ने जवाब दिया। उसने पूरी दुनिया के सामने खान को रेपिस्ट कहलवा दिया और तुम्हें यही नहीं पता कि कौन है? निकम्मे हो तुम सब के सब। खान गुस्से से गरज रहा था। तारिक, मुझे वाकई नहीं पता कि कौन करवा रहा है ये सब। आप फिक्र न करें, मैं करता हूँ कुछ। भाड़ में जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। खान ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। इतनी देर में पाशा अंदर आया। पाशा, किसने किया ये सब? इतनी जुर्रत किस में है? खान ने पाशा से आते ही कहा। सर, मैंने पता किया, ये उसी SHO फराज भट्टू का काम है। उसी ने खबर दी है सारे चैनल्स को। सर, कोई ज़ाती दुश्मनी लगती है आपके साथ? पाशा ने बताया। हाँ, पता है मुझे। ये खबर बंद करवाओ पाशा, पता नहीं कैसे कैसे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। खान ने कहा। सर, मैंने कोशिश किया, लेकिन कोई एक चैनल बंद कर देगा। लेकिन बाकी सबका कैसे करवाएं? पाशा ने जवाब दिया। खान ने CM को कॉल की, उसको ये सब बंद करवाने का कहा, लेकिन उसने आगे से ये कह दिया कि मीडिया आज़ाद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। खान हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन मीडिया को नहीं। फराज ने खान को बदनाम करने की बिल्कुल सही चाल चली थी। बात मीडिया पर पहुंच गई थी तो पुलिस को इस बात पर एक्शन लेना था। इसमें दोनों पार्टियां ही फंस चुकी थी, खान भी और पुलिस डिपार्टमेंट भी। इस खबर के लीक होने की वजह से उनको कोई एक्शन लेने का दबाव दिया जा रहा था। आखिरकार पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो गए। बज़ाहिर तो खान का नाम नहीं था, लेकिन ये दोनों लोग खान के थे, इसलिए तासुर यही दिया गया था कि ये सब खान ने करवाया है। पाशा ने अपनी गिरफ्तारी देने का खान को कहा था, लेकिन खान ने उसे मना कर दिया, ये कह कर के तुम जानते हो कि तुमने क्या करना है। ऐसे केस में खान का नाम मीडिया पर आना कोई मामूली बात नहीं थी। खान की गिरफ्तारी ने बड़े बड़े लोगों को हिला के रख दिया था। खान इतना बाअसर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया था। कोई भी उसके हक में खड़ा नहीं हुआ था। कोई मजबूर था तो कोई तरह तरह के बहाने बना रहा था। रिदा ने जब ये खबर देखी तो वो हक्का बक्का रह गई। वो जानती थी कि खान बेकसूर है। वो चीख चीख के बताना चाहती थी। उसने जब खान की गिरफ्तारी का सुना तो उसे दुख हुआ। शाम तक ये खबर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। खान को गिरफ्तारी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इस एक घटिया केस में गिरफ्तार किया गया था। शाम को कई मीडिया के लोग घर के बाहर खड़े थे जो पाशा से और खान की फैमिली से सवालात करना चाहते थे। उसी समय रिदा को नौकरानी ने बताया कि उनके लिए एक कॉल आई है। रिदा ने कॉल उठाई तो आगे से आवाज़ आई, गेट आउट एंड टेल द वर्ल्ड दैट खान इज, दिस इज़ द टाइम टू टेक रिवेंज, दिस इज़ द time when your voice will not remain only at Khan's house but will be heard all over the world. Go and speak up for innocent Malaika. I have done my part and now your work is ahead. कॉल मुनक़ता हो गई। रिदा को समझने के लिए कुछ वक्त लग गया। वो SHO फराज भट्टू था। रिदा कुछ देर बैठी वहाँ सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर बाद वो एकदम उठी। उसने अपना दुपट्टा सेट किया और बाहर निकल गई। गेट पर पहले ही मीडिया के लोगों का रश था। पाशा उनको हैंडल करने पर लगा हुआ था। वो बार बार ये कह रहा था कि हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो पहले खान के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में छोड़ गए थे। लेकिन वो बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर इसमें खान का नाम क्यों है। अगर खान ने ये सब नहीं किया तो फिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। खान जेल में बैठा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा। जेल तो खान के लिए बस नाम था, वरना उसको हर सहूलत दी गई थी। खान के घर के बाहर के मंजर लाइव रिकॉर्ड हो रहे थे, जिन्हें वो बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अचानक घर से रिदा बाहर आई। जब उन लोगों ने रिदा को देखा तो सारे माइक लिए उसकी तरफ दौड़े। पाशा ने जब रिदा को देखा तो वो उसकी जानिब बढ़ा। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्लीज़ घर जाइए। पाशा ने रिदा के करीब आते हुए कहा। यहाँ हालात नहीं ठीक, मुझे बात करनी है। रिदा ने जवाब दिया। मैम, समझने की कोशिश करें, प्लीज़ घर जाइए। पाशा ने फिर कहा।
मैडम आपके शौहर की गिरफ्तारी हुई है एक रेप और मर्डर केस में, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इतने में एक रिपोर्टर ने सवाल कर दिया। बरीरा उसकी तरफ बढ़ी और बोली, रिदा ये झूठ है, खान ऐसे नहीं है। मैडम अब तो साबित हो चुका है, पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट से ये बात पता चल चुकी है कि खान मुलजिम है। तो क्या इन रिपोर्ट्स में खान का नाम है? रिदा ने उल्टा सवाल कर दिया। खान का नाम तो नहीं है, लेकिन खान के बंदों का नाम तो है। क्या वो खान के कहने के बगैर ऐसा कुछ कर सकते हैं? यकीनन ये सब कुछ खान के कहने पे ही किया गया है। रिपोर्टर्स की तरफ सवालों की बौछार जारी थी। लाजमी तो नहीं कि उन्होंने खान के कहने पे ही किया हो। आपके पास क्या सबूत है इस बात का? रिदा ने फिर सवाल कर दिया। मैडम आपको नहीं लगता आप इस संगीन जुर्म में मुलविस एक खौफनाक मुजरिम को डिफेंड कर रही हैं? आपके लिए तो बाइस शर्मिंदगी होना चाहिए उनकी बीवी होना। एक और रिपोर्टर ने एक सवाल दाग दिया। मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने शौहर को जानती हूँ, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ तक आपने बात की कि उनकी बीवी होना, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं खान जैसे एक बाकिरदार शख्स की बीवी हूँ। रिदा ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। तो आप अपने शौहर को बेकसूर मानती हैं? हाँ, क्योंकि वो है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो खबर गर्दिश कर रही है वो बिल्कुल झूठ है और आपकी बात सच है, ये कहना चाह रही हैं आप? रिपोर्टर ने फिर सवाल पूछा। ये उन पर इल्ज़ाम है, उन्हें तो पता तक भी नहीं था कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। ये जो कुछ भी किया है उन दो लोगों ने खुद ही किया है। खान इसमें बिल्कुल भी मुलविस नहीं है। ये सरासर झूठ है और इल्ज़ाम है। रिदा ने चीख कर कहा। यह बात सिर्फ आप अकेली कह रही हैं, पूरी दुनिया खान को ही कसूरवार मान रही है। रिदा रोने लग जाती है। खान जेल में बैठा बड़े गौर से ये गुफ्तगू सुन रहा होता है। ये बात एसएचओ फराज भट्टू के लिए बहुत हैरतकुन थी, क्योंकि रिदा ने उसे खान के खिलाफ बयान देने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब मामला उल्ट ही था। यहाँ पूरा मीडिया खान के खिलाफ बोल रहा था, वहाँ रिदा अकेली खान के हक में बोल रही थी। खान रिदा को स्क्रीन पर बड़े गौर से देख रहा था। शाम ढलने के थोड़ी देर बाद पाशा को फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला खान था। उसने पाशा को सबूत लेकर थाने पहुँचने का कहा था। ठीक आधे घंटे बाद पाशा थाने पहुँच गया। खान की गिरफ्तारी की वजह से बड़े सियासी लोग और पुलिस के आला हकाम भी आए हुए थे। पाशा ने लैपटॉप उनके सामने रखा और वो वीडियो चला दी जो उसने रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो दोनों आदमी अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे थे। उस वीडियो के बाद उन्होंने आपस में मशवरा करना शुरू कर दिया, लेकिन अब एक सवालिया निशान फिर आ गया था। वो दोनों आदमी कहाँ गए? जब ये सवाल खान से पूछा गया तो उसने एक नज़र घूर के वहाँ बैठे सारे लोगों को देखा, फिर AIG से, इसलिए उसने वो बात ही दबा दी। खान साहब आपको रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी। AIG खान से बोला। मुझे यहाँ नहीं रहना, खान अपने घर जाएगा आज तो लाजमी, खान ने जवाब दिया। खान साहब अब रात हो चुकी है, हम सुबह तक रिपोर्ट भेज देंगे कि इसमें आपकी कोई भी मदाखलत नहीं है, मीडिया का बहुत ज़ोर है। AIG बोला। भाड़ में गया मीडिया सारा, आप लोगों को सबूत दे दिए हैं, ये वीडियो मीडिया पर चला दो। जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, खान ने गुस्से से कहा। अगर मैं यहाँ रहा तो आप जानते हैं फिर क्या कुछ होगा। ये खान की पोशीदा अल्फाज में धमकी थी। ठीक है खान साहब, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आखिर AIG मान गया। रातों रात खान अपने घर था। रिदा को खान के आने की बहुत खुशी थी। वो खान से बात करना चाहती थी, लेकिन खान की हालत देखकर उसने मुनासिब न समझा। खान सीधा माजी के कमरे में गया। यहाँ वो जहाँ नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी। खान को देखते ही वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने उसका माथा चूमा। खान उनके पास ही बैठ गया। पाशा भी साथ ही था। आपने न्यूज़ देखी माँ जी? हाँ देखी है, और आपकी गिरफ्तारी का भी, माँ जी ने कहा। मुझे इसका पहले से ही पता था। आपको कैसे पता था? खान ने हैरान होते हुए पूछा। रिदा बीबी से बात हुई थी, काफ़ी गुस्से में थी। उन्होंने बताया कि उन रिपोर्ट्स का जिक्र किया। माँ जी ने कहा। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? खान का लहजा बिल्कुल नरम था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनसे भी यही कहा था। इन रिपोर्ट्स के बावजूद भी मैं ये नहीं मान सकती कि खान ऐसा कर सकता है। उन्होंने शफ़क़त से जवाब दिया। आपको पता है कि जब मैं गिरफ़्तार हुआ तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा हुआ था ना, तो मुझे यही बात बार बार परेशान कर रही थी कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। आपके हाथों में पला हुआ खान ऐसा कर सकता है? खान उनका हाथ पकड़ते हुए बोला। मुझे शुरू से यकीन था आप पे कि शाजिल मियाँ जितने मर्जी बड़े खान बन जाएं, लेकिन ऐसी गिरी हुई हरकत कभी कर ही नहीं सकते। यही बात मैं रिदा को समझा के आई हूँ। वो बदगुमान थी आपके बारे में। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस आपकी फ़िक्र थी। खान ने कहा। आपको उसे माजी के बारे में बताना नहीं चाहिए था, ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने उनकी आंखें पढ़ी हैं, उनमें एक मासूमियत है। वो बहुत अच्छी लड़की है, बस फ़र्क इतना सा है कि जल्दी फ़रेब खा जाती है। उनके दिल में आपके लिए चाहत है। माजी ने खान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा।
वो किसी और से मोहब्बत करती है, मैंने छीना है उसे। मेरे लिए उसके दिल में चाहत कैसे हो सकती है? खान बोला, पहली मोहब्बत निकल भी जाती है दिल से। नहीं माँ जी, पहली मोहब्बत कभी नहीं निकलती। खान ने उनकी बात काटी। निकल जाती है बेटा, जब दूसरी चीज़ पहली पर गालिब आ जाए तो वो उसे अपनी जगह से खिसका देती है। खान खामोश रहा। मैंने आज तक आपके किसी काम में मदाखलत नहीं की, लेकिन आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो इस दुखे दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है, और वो आह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, चाहे कितना भी बड़ा खान क्यों ना हो, माँ जी ने कहा। खान बड़ी तवज्जो से उनकी बात सुन रहा था। वो कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा और फिर बोला, दिल तो मेरा भी बड़ा दुखा था माँ जी। हाँ मानती हूँ, लेकिन आपने उसे आजमाइश नहीं समझा। हो सकता है वो कुदरत की तरफ से कोई इम्तिहान हो। आपने उसको गलत इस्तेमाल किया, जिससे आपके अंदर बदले और नफ़रत की आग भड़क उठी। और आप खुद सोचिए कि इस आग ने किस किस को जलाया है। माँ जी ने खान का हाथ थामा हुआ था। ये दुनिया शरीफ आदमी के लिए बनी ही नहीं है। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता, मोहब्बत ना शोहरत। उस सेठ खावर हयात ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। ये दुनिया बड़ी मुनाफिक है। यहाँ इज्जत, शोहरत और मोहब्बत उससे ही मिलती है जिसके पास पैसा और ताकत होती है। खान तल्खी से बोला, नहीं बेटा, ये नसीब की बात होती है। जिसके नसीब में होती है उसे खुद ब खुद मिल जाती है। आपको अपने बाप की बात याद नहीं? उन्होंने क्या कहा था कि जो मर्ज़ी हो जाए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। आपको याद है बचपन में क्या कहा करते थे कि मुझे अपने बाबा जैसा बनना है। लेकिन आज देखिए आपके बाबा क्या थे और आप क्या बन गए। तब भी यही दुनिया थी, वो भी तो यहीं जी रहे थे। महरूमी उन्होंने भी देखी थी, लेकिन वो साबित कदम थे, हौसले वाले थे, हिम्मत वाले थे। लोगों का दर्द था उनके दिल में, लेकिन सिर्फ एक ठोकर ने खान के दिल से सारी हमदर्दियाँ ही निकाल दी। पता है आप में और आपके बाबा में क्या फ़र्क था? सिर्फ यही कि उनमें हौसला था, हिम्मत वाले थे, हालात की तल्खियों का सामना करते थे, किसी चीज़ को अपने सर पर सवार नहीं करते थे बल्कि उसका रास्ता तलाश करते थे। लेकिन खान ने मोहब्बत को अपने सर पर सवार किया, जिसने उसे शाजिल से खान बना दिया। माँ जी खामोश हुई। उनकी इस बात ने खान को झंझोड़ कर रख दिया था कि खान अपने बाप जैसा नहीं है। वो सर झुकाए काफ़ी देर बैठा रहा। अगर आप बड़े साहब यहाँ होते तो क्या वो आपको देखकर खुश होते? माँ जी फिर बोली। ये बातें खान के दिल पर असर कर रही थी। बस कर दे माँ जी, बस कर दे। खान की आवाज़ में दुख था। मैं जानती हूँ आप खान बनकर खुश नहीं हैं। आप आज सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप खुश नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी वजह से लोगों के दिल दुखे हैं। रब होता है ना जो इंसान के दिल में बसता है। किसी का दिल दुखाकर आप कैसे खुश रह सकते हैं? बस आप अपनी अना को तस्कीन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो कहकर खामोश हो गई। खान कुछ देर बैठा रहा और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया, जहाँ वो काफ़ी देर बैठा सोचों में गुम रहा। माँ जी की बातें उसके जहन में बार बार गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो उठा और रिदा के कमरे की तरफ चल दिया। कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो रिदा सो चुकी थी, क्योंकि रिदा का रात का पिछला पहर था। वो अंदर दाखिल हुआ और खड़ा देखता रहा। रिदा ने सोते में करवट बदली और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। खान ने करीब से कुर्सी उठाई और रिदा के करीब उसके चेहरे के सामने बैठ गया। वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए उसे देख रहा था। न जाने कितनी देर वो यूं ही बैठा रहा। फिर उसने रिदा के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही खान की उंगली ने रिदा के चेहरे को टच किया, रिदा की आंख खुल गई। खान ने अपना हाथ पीछे हटा लिया। रिदा उठकर बैठ गई। आप? रिदा डर गई थी। हाँ, डर क्यों गई? खान ने पूछा। नहीं, वो बस नींद में थी तो यकदम आप। रिदा अपने आप को संभालते हुए बोली। रिदा ने क्लॉक की तरफ देखा। 3 बज रहे थे। आप इस वक्त खैरियत तो है ना? वो भी इस कमरे में? रिदा ने पूछा। हाँ खैरियत है, तुम्हें देखने आया था। खान ने कहा। हमारी ऐसी किस्मत, मुझे पता होता तो कसम से सोती ही ना, रिदा ने जवाब दिया। खान उसकी आंखों में मुसलसल देख रहा था। बहुत जुल्म किया है ना तुम्हारे साथ? रिदा को थोड़ी हैरानी हुई खान की बात सुनकर। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादती हुई है तुम्हारे साथ। अपने बदले और नफ़रत में मैंने तुम्हारी खुशियाँ भी छीन ली। खान बोला। रिदा वाकई खान के उस रवैये पर हैरान थी। अब ऐसा तो ना कहिए प्लीज़, रिदा ने मासूमियत से कहा। अब वक्त आ गया इन सब गलतियों के कफ़ारे का। रिदा खान के मुंह की तरफ देख रही थी। खान बात जारी रखते हुए कहा। कल तुम 1 बजे से पहले कमरे से नहीं निकलोगी। 1 बजे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। खान ये कहकर उठ खड़ा हुआ।
और हाँ हो सके तो माफ़ कर देना। ये कहकर खान चला गया। रिदा शशोपंज में मुब्तला थी। खान आज बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर रहा था। उसके लहजे में वो सख्तपन नहीं था जो पहले होता था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो चाहती थी खान कुछ देर और बैठे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न जाने कौन सा सरप्राइज़ था, वो ये सोचने लग गई। उसके बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो बस बेताब थी सरप्राइज़ जानने के लिए। सुबह हुई तो घर की फ़िज़ा मामूल से हटकर थी। खान की तबीयत बिल्कुल नरम थी, सबसे मुस्कुरा के बात कर रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर खान, पाशा और माँ जी थे। रिदा नहीं थी, क्योंकि उसे 1 बजे का टाइम दिया गया था, इसलिए वो वक्त गुजारने का इंतज़ार कर रही थी। पाशा, मैंने एक फ़ैसला किया है, खान बोला। पाशा देखने लग गया। कंपनी के अलावा बाकी सारा बिजनेस तुम संभालोगे, तुम ही मालिक हो, सारे फैसले तुम खुद लोगे, खान ने बताया। मैं सर? पाशा ने हैरान होते हुए कहा। हाँ तुम। आज से तुम भी बिजनेसमैन हो। अपने नाम से कोई न्यू कंपनी बनानी है तो वो बना लो। मैं थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। और हाँ, माँ जी कोई लड़की देखकर इसकी शादी कर दे, खान ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में पाशा भी मुस्कुरा दिया। कोई है नज़र में तो बता दो, खान ने पूछा। पाशा ने ना में सर हिलाया। बस ठीक है माँ जी, इसके लिए लड़की देखिए, इसके अरमान भी पूरे कर देते हैं, खान ने कहा तो तीनों हंसने लग गए। उधर रिदा बेताबी से 1 बजने का इंतज़ार कर रही थी। 1 बजने से कुछ देर पहले ही मुलाजमा अंदर आई। मैम सर बुला रहे हैं आपको, उसने कहा। रिदा के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वो पहले से तैयार थी। उसने एक नज़र शीशे में देखा अपने आप को और फिर बाहर निकल गई। जैसे वो ड्राइंग रूम में पहुंची, उसके कदम ज़मीन पर जम गए। आगे समीर खड़ा था। समीर को देखकर रिदा सख्ते में आ गई थी। वो उसे खड़ी घूर रही थी और समीर उसको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ देर बाद रिदा बोली, मैंने बुलाया है। एक तरफ से खान की आवाज़ आई, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। खान करीब आ चुका था। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादती की है। तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, लेकिन बीच में मैं आ गया, तुम्हें जुदा कर दिया। अब मुझे एहसास हो गया है, खान ने बात जारी रखी। जब मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत ना मिले तो वो उनको सारी ज़िंदगी जलाती रहती हैं, नासूर बन जाती हैं। मैंने जुदा किया था तुम लोगों को, मैं कसूरवार हूँ मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती का हज़ाला तुम लोगों को फिर से मिला के कर रहा हूँ। खान समीर की जानिब बढ़ा। मैंने रिदा से शादी ज़रूर की थी, लेकिन सिर्फ बदला लेने के लिए, अना की तस्कीन के लिए, लेकिन कभी भी बीवी होने का हक़ नहीं दिया। ये तुम्हारी मोहब्बत है और रहेगी। मैंने छुआ तक भी नहीं। समीर चुपचाप खड़ा था। खान रिदा की जानिब बढ़ा। ये जितना कुछ भी हुआ मैंने ही करवाया था। समीर के बाप को डराया भी मैंने ही था, ताकि शादी से इनकार कर दे। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, मुझे माफ़ कर देना। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, मेरी तरफ से आज़ाद हो जाओ। अपनी मोहब्बत के साथ मैं तलाक के कागजात भिजवा दूँगा। खान ये कहकर वहाँ से चला गया। रिदा गुमसुम खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। समीर रिदा पर नज़रें जमाए खड़ा था। कुछ देर बाद रिदा समीर की जानिब बढ़ी। कैसे हो? ठीक हो, तुम बताओ? मैं भी ठीक, बैठो। रिदा ने समीर को बैठने का इशारा किया। मोहब्बत करते हो मुझसे? रिदा ने पूछा। समीर को अजीब लगा। करता हूँ तो आया हूँ, उसने जवाब दिया। तो फिर भागे क्यों थे डर के? मोहब्बत इतनी डरपोक होती है क्या? रिदा बोली। आया था तुम्हें बताने, लेकिन तुमने धक्के दे के निकाल दिया था, समीर ने जवाब दिया। तब तक देर हो चुकी थी। मैंने सुना शादी कर ली है तुमने और बड़े खुश हो। इस बात पर समीर ने नज़रें झुका ली। मुझसे शादी करोगे? रिदा ने फिर पूछा। करूँगा। तो उसका क्या करोगे जिससे शादी की है? जैसा तुम कहोगे। अगर तुम कहोगी कि छोड़ दो तो छोड़ दूँगा, समीर बोला। उसके एहसासात, उसके जज्बात का क्या? क्या वो इंसान नहीं? उसके सीने में दिल नहीं? रिदा ने कहा तो समीर ने फिर नज़रें झुका ली। मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ किसी और के साथ भी हो। अपना हंसता बसता घर बर्बाद मत करो, वापस चले जाओ, रिदा ने कहा। समीर ने नज़रें उठाई। मैं क्या समझूं कि तुम्हें मोहब्बत नहीं रही? ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम दोनों ये हक़ किसी और को दे चुके हैं। अब बेहतर यही है कि भूल जाएं। तुम अपने माँ बाप को बहुत चाहते हो और उन्हें अपने बेटे के जो ठीक लगा वही किया। मेरे बाबा खान के वर्कर थे, इसलिए इनकार कर दिया था। आज तो खान की बीवी हूँ, फिर कैसे कबूल कर सकते? देखो तुम्हारी फैमिली है, बीवी है, उसका हक़ तकसीम मत करो, किसी और को मत बर्बाद करो। रिदा की आवाज़ भर आई। तुम खुश हो? समीर ने पूछा। हाँ मैं खुश हूँ, अब और हिम्मत नहीं है, प्लीज़ चले जाओ। रिदा रोने लग गई। ठीक है, तुम ऐसे खुश हो तो मैं जा रहा हूँ। तुम वो वाली रिदा नहीं रही, मुझे वही चाहिए, ये नहीं। अल्लाह हाफिज़, समीर कहकर बाहर चला गया। रिदा कुछ देर वहाँ बैठी रोती रही। समीर और खान में से उसने खान को चुना था, क्योंकि वो ज़्यादा हकदार था। तो मान लीजिए मैं मुस्तहिक ज़्यादा हूँ, तुम्हारे पास अगर मोहब्बत ज़्यादा है। रिदा उठी और खान के कमरे की जानिब बढ़ गई।
वो अंदर दाखिल हुई तो खान बैठा मलाइका की दी हुई अंगूठी को देख रहा था। तुम गई नहीं? रिदा को देखते ही खान ने पूछा। नहीं, दिल ही नहीं किया। आई आपकी मर्ज़ी से हो। जाऊंगी अपनी मर्ज़ी से, रिदा ने जवाब दिया। चली जाओ लड़की, मौका मिल रहा है, मोहब्बत की महरूमी बड़ी बुरी होती है, खान ने कहा। इसीलिए तो महरूम नहीं होना चाहती मोहब्बत से, रिदा बोली। क्या मतलब? खान ने पूछा। मुझे आपसे मोहब्बत है खान, मुझे आपसे मोहब्बत है, रिदा ने खान का हाथ पकड़कर कहा। खान को एक झटका लगा, वो उसकी आंखों में देख रहा था। चली जाओ यार, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, खान बोला। आप करेंगे, आप करते हैं पर जाहिर नहीं करते, छुप छुप के देखते क्या थे फिर? रिदा ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे किसी का अक्स दिखता था। आप कसम खा के कहिए कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, रिदा ने कहा। खान इस बात पर लाजवाब हो गया। फिर सोच लो लड़की, खान बोला। लड़की नहीं रिदा, सोचना क्या, अब तो हो गई मोहब्बत। मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि आई लव विद खान, रिदा ने पुरअतमाल लहजे में कहा। खान बगैर पलके झपकाए उसे देख रहा था। खान का हाथ अभी तक रिदा के हाथ में था। पक्की बात है? खान मुस्कुराने लग गया। हाँ, तकरीबन पक्की ही है, बस एक शर्त है। वो क्या? बस ये मुझे थोड़ी छोटी करवानी पड़ेंगी, रिदा ने कहा तो खान ज़ोर से हंसा। अच्छा एक बात तो बताइए, आपको नहीं है मोहब्बत क्या मुझसे? रिदा मासूमियत से पूछा। हो जाएगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, खान बोला। वो क्या? तुम्हारे दिल में बस खान हो और कोई नहीं। और जो था उसको भगा दिया आज, वो दोनों हंसने लग गए। उस दिन के बाद खान हमेशा के लिए बदल गया। अब वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। घर में रिदा का हुक्म चलता था, खाना वो खुद बनाती थी और खान के साथ ऑफिस भी जाती थी। बिज़नेस में उसकी हेल्प करती थी क्योंकि उसका कहना था कि मैं घर नहीं रह सकती अकेली। साथ ही वो एक NGO भी चला रही थी। पाशा अपना बिजनेस चला रहा था, उसकी शादी कर दी गई। वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सानिया और हसन भी वापस आ गए। खान की शादी का सुन के नाराज़ हुई, लेकिन जैसे ही सारी कहानी सुनी जल्द ही मान गई। अल्लाह के करम से खान मामू बन गया था, सब बहुत अच्छा हो गया था। खान के वहशतज़दा घर में रौनकें ही रौनकें थी, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी माँ जी को थी। कहते हैं इस दिन के बाद कभी फराज भट्टू नज़र नहीं आया। लिखना और भी चाहता था, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा। आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए दिली माजरत। बाकी आप लोगों की मोहब्बत बहुत पसंद किया। ये मेरा पहला नावल था, मुझे नहीं उम्मीद थी ऐसे रिस्पांस की। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। गिले शिकवे भी अपनी जगह, जिन्होंने पसंद किया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी। जो भी गलती कोताही हो गई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अपनी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये थे HA चौधरी, जिन्होंने ये एंड पर लिखा है और यकीनन आप लोगों को नावल पसंद आया होगा। और ये इनका फ़र्स्ट नावल है यार। अगर फ़र्स्ट नावल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी इंसान की जो भी फ़र्स्ट एक होता है ना एक्सपीरियंस, अगर उसको देखा जाए ना, उस पर उसको परखा जाए यार, तो मेरा ख्याल है कि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त नावल था। मैंने और भी फर्स्ट जिन जिन लोगों के नावल्स पढ़े हैं वो मुझे अच्छे ही लगे। और फर्स्ट पर मतलब एक दिमाग में एक तरह से कहानी बुनना, एक किरदारों को समझना फर्स्ट नावल में थोड़ा मुश्किल होता होगा इंसान का। बाद में ये काम पुख्ता हो जाता है, तो ये वक्त के साथ साथ पुख्तगी आती है, राइटिंग स्टाइल में मैच्योरिटी आती है, तो इसको टाइम लगता है। लेकिन फिर भी अगर कोई पहली तहरीर में ऐसा लिख रहा है तो ज़बरदस्त। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ, और मुझे आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यकीनन आप लोगों को ये नावल पसंद आया होगा मेरी तरह। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।